So friends, the topic of the day is business interruption insurance. Business interruption insurance is most prominent policies under the non-motor section, or you can say it's one of the most famous policies of general insurance. सर मिक्स कर दीजिए मैनुअल। ओके। तो ये अभी रिसेंटली आपने देखा कोविड के पीरियड में भी, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था नॉट ओनली इन इंडिया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, उस समय भी एफएलओपी या बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस के बहुत सारे क्लेम आए थे। रीजन बीइंग, जिनके पास ये एफएलओपी पॉलिसी थी उनको उस पीरियड में बहुत लॉस हुआ था, और जब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम फाइल किए तो इंश्योरेंस कंपनी ने आउटराइटली सारे क्लेम रिजेक्ट कर दिए। उसके पीछे रीजन क्या था कि वो जो लॉस हुआ प्रॉफिट का या इनकम का, वो इसलिए नहीं चला हुआ कि बिजनेस चल रहा था और घाटे में चला गया। वो इसलिए हुआ कि बिजनेस कर ही नहीं सकते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ बंद था, यहां तक कि पब्लिक की ओपन मूवमेंट भी बंद थी। तो वो जो कॉज ऑफ लॉस था दैट वाज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पॉलिसी। अब ये जो एफएलओपी पॉलिसी है, इसको आप अच्छी तरह अगर समझ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, क्योंकि सारे एसएमईज, बिजनेस एंटिटीज और कॉरपोरेट में बहुत पॉपुलर ब्रांड है, और आपके लिए इसलिए भी मोस्ट सेलेबल है क्योंकि आपकी सारी पैकेज पॉलिसीज में ये सेक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है। एक्सेप्ट बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी, आपके सभी पॉलिसीज में ये सेक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो आपको कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक कि आपको एक अलग से प्रपोजल फॉर्म भरवाने की भी जरूरत नहीं है। ये आपको विजिबल है, देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो देखिए मेन फीचर्स देखते हैं पायलस ऑफ प्रॉफिट या बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस के। इसकी दो प्री कंडीशन है। पहली तो ये कि ये कभी भी सिंगल नहीं दी जाती, इसको देने के लिए या तो फायर पॉलिसी ऑलरेडी होनी चाहिए या फायर पॉलिसी साथ में दी जा रही है, तभी एफएलओपी पॉलिसी दी जा सकती है, क्योंकि वही पॉलिसी मटेरियल डैमेज को कवर करेगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि एफएलओपी पॉलिसी में क्लेम तभी ट्रिगर करेगा जब फायर पॉलिसी में क्लेम पेएबल हो। अगर फायर पॉलिसी में क्लेम पेएबल है तो एफएलओपी पॉलिसी भी क्लेम करेगी, और फायर पॉलिसी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, रेपुडिएट कर दिया है, उसके किसी इंश्योर्ड परल से लॉस नहीं हुआ है, किसी एक्सक्लूजन से हुआ है, तो एफएलओपी पॉलिसी भी उसको कवर नहीं करेगी। अब इसको नॉर्मली 3 नामों से जाना जाता है: बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस और लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। स्पेशल फीचर इसका यह है कि अगर ये फायर के साथ दी जा रही है तब तो एफएलओपी है, फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट है, और मशीनरी के साथ दी जा रही है तो यह एमएलओपी है, मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट है, और ये दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। आप इसको 4 तरीके से सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कस्टमर को आईआर पॉलिसी दे रहे हैं, मीन्स इंडस्ट्रियल लॉ लिस्ट,
जो कि नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाती है, क्योंकि उसका मिनिमम सम इंश्योर्ड की रिक्वायरमेंट है 50 करोड़ प्लस, 50 करोड़ एंड अबव। तो अगर आप किसी को भी आईआर पॉलिसी सेल कर रहे हैं, इन दैट केस यू डोंट नीड टू गेट ए सेपरेट प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि आईआर पॉलिसी का इनबिल्ट सेक्शन, आईआर में फायर, एफएलओपी, एमएलओपी, बर्गलरी, मशीनरी, ये सेक्शन ऑलरेडी होते हैं। ये पहला तरीका है। सेकेंड मेथड ये है कि आप किसी भी फैक्ट्री या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को फायर की पॉलिसी दे रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म उद्यम है या लघु उद्यम है, या इवन स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फायरिंग पॉलिसी है, तो भी आप उसके साथ एफआरओपी पॉलिसी दे सकते हैं। एक सेपरेट प्रपोजल फॉर्म भरना होगा बस। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर कोई पैकेज पॉलिसी है जैसे बीपीपी, अब ये बिजनेस प्रोडक्ट पॉलिसी नॉर्मली आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल्स, होटल्स और ऑफिसेस को देते हो, जो कि बिजनेस इंस्टीट्यूशन है। और अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिसी में सेक्शन इनबिल्ट नहीं है, लेकिन इसमें फायर का सेक्शन इनबिल्ट है। तो क्योंकि फायर का सेक्शन आ गया, इसलिए आप एफएलओपी सेक्शन भी दे सकते हो, यानी कि एफएलओपी का अलग से प्रपोजल फॉर्म लेकर के आप ये पॉलिसी साथ में दे सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि आपकी सारी पैकेज पॉलिसीज में चाहे वो शॉपकीपर हो, होटल इंडस्ट्रियंट हो, एजुकेशन शील्ड हो, ये सेक्शन इनबिल्ट है। तो वहां आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ अपने कस्टमर को ये कन्विंस करना है अपनी मार्केटिंग स्किल से कि एफएलओपी सेक्शन क्यों लिया जाए, इसकी जरूरत क्यों है। तो ये चारों तरीके आपके सामने ओपन है। जहां जिस तरीके से पॉलिसी दी जा रही है वहां आप उसी तरीके से एफएलओपी को ऐड कर सकते हो, आइदर एज एन इनबिल्ट सेक्शन और एन एडिशनल पॉलिसी बाय हैविंग ए सेपरेट प्रपोजल फॉर्म। अब जो शॉपकीपर को अगर आप ये पॉलिसी देना चाह रहे हैं, तो शॉपकीपर क्योंकि कॉमर्शियल एंटिटीज का सबसे स्मॉल फॉर्म है, स्मॉल इसलिए कि उसमें शॉप में उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है एज कंपेयर टू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, स्कूल, कॉलेज, होटल्स। तो वॉल्यूम वाइज या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ये बहुत ही स्मॉल एंटिटी है, इसलिए इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि अगर आपको ये एफएलओपी सेक्शन किसी शॉपकीपर को या किसी शोरूम ओनर को देना है तो ये 4 कंडीशन रहेंगी। क्या? पहला, एफएलओपी सेक्शन का सम इंश्योर्ड फायर सेक्शन के सम इंश्योर्ड से के 25% से ज़्यादा नहीं होगा। मीन्स फायर सेक्शन अगर 1 करोड़ का है तो आप उसको एफएलओपी पॉलिसी 25 लाख तक की दे सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि उसका इंडेमनिटी पीरियड 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। वैसे एफएलओपी पॉलिसी का इंडेमनिटी पीरियड 3 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी शॉपकीपर को दे रहे हैं तो 3 महीने की रेस्ट्रिक्शन है। थर्ड रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्रीमियम जो होगा वो 360 रुपीज पर लाख प्लस जीएसटी होगा। जितना लाख का सम इंश्योर्ड है एफएलओपी का, उस पर आप 360 लाख पर लाख के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट कर लीजिए प्लस जीएसटी ले लीजिए। और फोर्थ कंडीशन ये है कि ये पॉलिसी
मिनिमम 500 प्लस जीएसटी से कम पे सेल नहीं होगी। इतना प्रीमियम होना ही चाहिए। एफएलओपी पॉलिसी होती क्या है ये समझ लिया। इस पॉलिसी में केवल और केवल फाइनेंशियल लॉस कवर होता है। किस कारण से? ड्यू टू इंटरप्शन इन बिजनेस, यानी बिजनेस में कोई रुकावट आ गई है। किस कारण से? फॉलोइंग ए लॉस और डैमेज टू इंश्योर्ड पेरिल। फायर पॉलिसी के किसी भी इंश्योर्ड पेरिल से अगर कोई बिजनेस में रुकावट आ गई है, उसकी वजह से अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, केवल वो फाइनेंशियल लॉस एफएलओपी पॉलिसी में पेएबल है, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो फायर पॉलिसी दी गई है साथ में, उसके बाद ही एफएलओपी दी गई है ना, ये साथ साथ दी गई है। तो फायर पॉलिसी में सम इंश्योर्ड ब्लॉक वाइज लिया जाता है नॉर्मल। बिल्डिंग ब्लॉक, प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक, फर्नीचर फिक्चर ब्लॉक, स्टॉक ब्लॉक। तो ये चारों के चारों की रिस्क फायर पॉलिसी में कवर होगी। इन चारों में से किसी को भी फायर पॉलिसी के इंश्योर्ड पेरिल से लॉस होता है तो फायर पॉलिसी में क्लेम पेएबल है। तो एफएलओपी पॉलिसी का पर्पस क्या हुआ कि अगर फायर पॉलिसी के किसी पेरिल से लॉस हो गया, बिजनेस बंद हो गया या कुछ दिन के लिए रुकावट आ गई और उससे नुकसान हो गया, तो जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, मशीनरीज को नुकसान हुआ है, फर्नीचर फिक्चर्स को नुकसान हुआ है, स्टॉक को नुकसान हुआ है, वो तो फायर पॉलिसी दे देगी। लेकिन जो प्रॉफिट को लॉस हुआ है या इनकम को लॉस हुआ है वो नहीं देगी। वो लॉस केवल एफएलओपी पॉलिसी में ही पेएबल है। कौन ले सकता है इस पॉलिसी को? केवल वही बिजनेस एंटरप्रेन्योर जिसके पास फायर पॉलिसी ऑलरेडी हो या फायर पॉलिसी साथ में ले रखी, उसका बिजनेस कंटिन्यू हो। ऐसा नहीं हो कि 2 साल पहले शटडाउन हो चुका, वो एफएलओपी लेकर के अपना नुकसान की भरपाई करना चाहता है, पॉलिसी नहीं दी जाएगी। बिजनेस मस्ट कंटिन्यू। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो उस बिजनेस से अर्निंग भी कर रहा हो, इनकम भी कर रहा हो। जो फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है उसको तो आप एफएलओपी पॉलिसी दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्या कवर कर रहे हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ लॉस नहीं। जो ऑलरेडी लॉस में चल रही है वो तो लॉस रजिस्टर कर ही रही है। हमें तो केवल उसकी रिस्क कवर करनी चाहिए जो प्रॉफिट में चल रही है। उसको अगर कोई लॉस हो गया तो उसकी रिस्क कवर करेंगे। इसलिए पॉलिसी का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब ये लॉस का कैसे पता लगता है? देखिए, अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी का, चाहे वो होटल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, इंडस्ट्री हो, शॉप हो, ग्रॉस प्रॉफिट उसके खर्चों से ज्यादा है। खर्चों में क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस स्टर्लिंग चार्जेस। अगर उसका ग्रॉस प्रॉफिट उसके खर्चों से ज्यादा है तो उसका मतलब है कि उसको नेट प्रॉफिट हुआ है। और अगर किसी फर्म का खर्चे ज्यादा हो गए, फिक्स्ड कॉस्ट और स्टैंडिंग चार्जेस मिला करके, और ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, तो इसका मतलब उसको नेट लॉस हुआ। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर एक दुकानदार को 40 रुपए का उसका ₹40 से नहीं बैठेगा, यूं कहेगा 100 रुपये अगर उसकी टोटल बिजनेस है
और उसमें से उसकी 40 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है, 20 रुपये उसके स्टैंडिंग चार्ज दीजिए, तो 60 रुपये उसका लागत आ गई। बाकी जो 40 रुपये बचा वो उसका नेट प्रॉफिट है। तो एक ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का पार्ट है, या यूं कहें कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। और बाई चांस अगर ये कॉस्ट बढ़ गई, स्टैंडिंग चार्जेस बढ़ गए, ये 80 रुपये हो गया या 100 रुपये में से अगर ये 120 रुपये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट और स्टैंडिंग चार्जेस मिला करके, तो उसको 20 रुपये का लॉस हो गया। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंटली ये डिसाइड करती हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है या फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, तभी नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब क्योंकि दोनों पॉलिसी साथ साथ दी जा रही है, FLOP भी और फायर पॉलिसी भी, तो पर्पस क्या है दोनों का, क्यों दी जा रही है? क्योंकि फायर पॉलिसी तो मटेरियल डैमेज रिस्क को कवर करेगी। मटेरियल डैमेज मींस जो तो आपको दिखाई दे रहा है फिजिकली, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, उसमें तो फायर की रिस्क कवर होगी। लेकिन जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी कारण से अगर लॉस हो जाता है और उससे इनकम कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो फायर पॉलिसी में कवर नहीं होगा। उसको कवर करने के लिए FLOP पॉलिसी। तो इसका मतलब ये है कि FLOP पॉलिसी को आप सिर्फ अकेले नहीं दे सकते जब तक कि फायर पॉलिसी साथ नहीं है। तो इसकी सीक्वेंस कैसे चलती है, इसका फ्लो चार्ट देखिए। इस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आएगा कि आपने फायर पॉलिसी ले ली मटेरियल डैमेज के लिए, उसमें किसी एक इंश्योर्ड पेरिल से, जैसे फायर से या फ्लड से या साइक्लोन से लॉस हो गया। अब क्योंकि इंश्योर्ड पेरिल से लॉस हुआ तो पॉलिसी में इंडेमनिफाइबल है, यानी कि इसका क्लेम पे होगा। अब ये जो लॉस हुआ उसकी वजह से बिजनेस कुछ दिन के लिए बंद हो गया, रुक गया, या यूं कहें प्लांट शट डाउन हो गया। उस बिजनेस के बंद होने से रिडक्शन इन सेल्स टर्नओवर, ना तो सेल हुई ना इनकम हुई, या इसको यूं भी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुई, आउटपुट ही नहीं हुआ, टर्नओवर ही नहीं हुआ, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो ये जो रिडक्शन हुआ है इसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस हो गया। यही लॉस FLOP पॉलिसी में पेबल है, लेकिन सीक्वेंस यही रहनी चाहिए। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। मेरे एक टेक्सटाइल मिल है, उसमें आग लग गई, मेरे पास फायर और FLOP दोनों पॉलिसी। तो फैक्ट्री में आग लग गई, ये लॉस तो मेरे को मटेरियल डैमेज पॉलिसी में मिल जाएगा, क्योंकि उसके इंश्योर्ड पेरिल फायर से लॉस हुआ है। लेकिन आग लगने की वजह से मेरी फैक्ट्री 6 महीने के लिए बंद हो गई, और 6 महीने तक उसमें कोई टर्नओवर नहीं हुआ। टर्नओवर नहीं हुआ तो कोई सेल भी नहीं हुई, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुई, कोई इनकम भी नहीं हुई। अब ये जो लॉस है ये फायर पॉलिसी पे नहीं करेंगे, ये केवल और केवल FLOP पॉलिसी में ही पे होगा। इस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड अलग तरीके से निकाला जाएगा। क्या होगा? हो सकता है मेरे उस टेक्सटाइल मिल में पिछले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हो, तो मुझे इस साल पॉलिसी 2 करोड़ की तो लेनी चाहिए FLOP पॉलिसी, क्योंकि मेरे को 2 करोड़ तक का घाटा हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं अपने बिजनेस को और बढ़ा रहा हूँ, मैंने और प्लांट मंगा लिया, इस साल में 3 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ।
या पॉसिबिलिटी ये भी है कि मेरी एक मशीन खराब हो गई, इस साल शायद टर्नओवर कम होगा तो 1 करोड़ का ही प्रॉफिट रह जाए। तो हम इसमें एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट लेके चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट बिजनेस एक्सपेंशन से बढ़ेगा या कम होगा। आप जो भी एंटीसिपेट करते हैं उतना सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। तो ये कस्टमर को छूट है कि वह जो भी अपना एनुअल एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है उतना सम इंश्योर्ड ले सकता है। लेकिन इस पॉलिसी में 3 तरीके के पीरियड होते हैं और तीनों ही इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहला पॉलिसी पीरियड जो कि नॉर्मल है, सब पॉलिसियों में कॉमन होता है। जैसे मैंने पॉलिसी ले ली FLOP की 1 जनवरी 24 को, जो कि 31 दिसंबर 24 को एक्सपायर हो जाएगी। ये सिंपल एनुअल पीरियड पॉलिसी पीरियड कहलाता है। लेकिन एक है इंडेमनिटी पीरियड। ये इंडेमनिटी पीरियड का मतलब ये है कि इंश्योर्ड जो भी पेरिल से लॉस हुआ उसको कितने टाइम में अपनी फर्म को रीस्टार्ट कर सकता है, उतना टाइम का वो इंडेमनिटी पीरियड सेलेक्ट कर लें। दुकानदारों के लिए 3 महीने की रेस्ट्रिक्शन है, बाकी किसी को नहीं है। मेरी टेक्सटाइल मिले तो मैं 3 महीने भी ले सकता हूँ, 6 महीने भी ले सकता हूँ, 9 महीने भी ले सकता हूँ, 1 साल भी ले सकता हूँ, 1.5 साल भी ले सकता हूँ, 2 साल भी ले सकता हूँ, 2.5 साल भी ले सकता हूँ, 3 साल भी ले सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा कोई फायर हो गई या फ्लड हो गई तो मुझे उस फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने में कितना टाइम लग सकता है। हो सकता है 18 महीने लग जाए, तो मैं 18 महीने करूँगा। यह है इंडेमनिटी पीरियड। और थर्ड है इंटरप्शन पीरियड। इंटरप्शन पीरियड के मायने ये हैं कि मैंने इंडेमनिटी पीरियड तो ले लिया कि मेरे को 18 महीने लगेंगे, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी काम करा करके उसको एक्चुअली 12 महीने में स्टार्ट कर दिया। तो मेरा एक्चुअल पीरियड ऑफ इंटरप्शन कितना है? 12 महीने, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस टिल द नॉर्मल ऑपरेशन हैज बीन रिस्टोर्ड। लेकिन ये जो इंटरप्शन पीरियड है ये इंडेमनिटी पीरियड से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मान लिया मैंने 18 महीने का लिया था इंडेमनिटी पीरियड, लेकिन कभी बिजली की सप्लाई नहीं आई, कभी पानी की सप्लाई नहीं आई, कभी मेरा बिल्डिंग मटेरियल नहीं आया, कभी लेबर नहीं आई, तो मेरे को 18 की जगह 2 साल लगे। तो मेरा एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड तो 2 साल हो गया और इंडेमनिटी पीरियड 18 महीने। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम कैसे पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि वी विल पे द लायबिलिटी एज लोअर ऑफ द टू, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने पीरियड के हम पे करते हैं। इंडेमनिटी पीरियड कम है तो इंडेमनिटी पीरियड की, इंटरप्शन पीरियड कम है तो इंटरप्शन पीरियड की। मान लिया 18 महीने मैंने इंडेमनिटी पीरियड लिया, लेकिन मैंने 12 महीने में ही बिजनेस को रिस्टार्ट कर दिया, रिस्टोर कर दिया, तो मेरे को कम कौन सा इंटरप्शन पीरियड 12 महीने का मेरे को इंश्योरेंस कंपनी FLOP पे कर दी। और 18 की जगह अगर मैं 2 साल हो गए 24 महीने, तो मेरा इंडेमनिटी पीरियड कम है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 18 महीने का पे करेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो ग्राफ से कि इंटरप्शन पीरियड के मायने ये हैं ये 1 जनवरी को मैंने पॉलिसी ली, ये मान लिया मार्च को मेरा लॉस हो गया, और इस मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक 9 महीने में मैं रिस्टार्ट कर पाया, रिकवरी कर पाया। लेकिन मैंने मान लिया इंडेमनिटी पीरियड सिर्फ 6 महीने का लिए रखा था, जो कि अगस्त में एक्सपायर हो गया। तो मेरा इंटरप्शन पीरियड ज़्यादा है, इंडेमनिटी पीरियड कम है, तो मेरे को इंडेमनिटी पीरियड का लॉस मिल जाएगा 6 महीने। और एक एग्जांपल से समझिए, पॉलिसी डेट जनवरी 1, लॉस की डेट मार्च 1,
पॉलिसी एक्सपायर होगी 31 दिसंबर को, लेकिन मेरा एक्चुअली बिजनेस इंटरप्ट रहा 15 फरवरी 15 तक, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ। और मैंने इंडेमनिटी पीरियड ले रखा था 9 महीने, यानी दिसंबर को मेरी पॉलिसी एक्सपायर होगी। तो मार्च से दिसंबर तक 9 महीने का इंडेमनिटी पीरियड मेरा था, या यूँ कहें कि 9 महीने लग गए। तो इंडेमनिटी पीरियड मेरा 9 महीने का कम था, इंटरप्शन मेरा 15 महीने का है। तो दोनों में जो कम है इंश्योरेंस कंपनी मेरे को उतने पीरियड का क्लेम पे कर देगी। अब इसको पे करने में कई बार स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, जो कि बिजनेस का टर्नओवर बंद है तो भी चार्जेस होंगे ही होंगे। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, व्हीकल रेंट। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी ये चार्जेस तो कंटिन्यू करेंगे। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे प्रोडक्शन बंद हुआ, ये चार्जेस भी बंद हो गए। जैसे अब रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं रही, प्रोडक्शन बंद है, फ्रेट की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, लेबर की जरूरत नहीं है। प्लांट चलेगा तब तो लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों तरीके के एक्सपेंसेस इसमें काउंट होते हैं, क्योंकि ये लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन का मामला है, अकाउंटिंग का मामला है। इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट जरूरी होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट से पता लगता है कि टर्नओवर कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्या है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि टोटल सेल्स टर्नओवर में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम आई तो बाकी ग्रॉस प्रॉफिट बचा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में क्या चीज शामिल है? स्टैंडिंग चार्जेज, नेट प्रॉफिट, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये तीनों ग्रॉस प्रॉफिट के पार्ट। लेकिन कई बार जब इंडेमनिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा का ले रहे हैं तो 12 महीने तक का प्रीमियम रेट तो वही रहेगा। इंडेमनिटी पीरियड अगर 18 महीने का है, 24 महीने का है, 30 महीने का है, तो प्रीमियम उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। 18 महीने का है तो 1.5 गुना हो जाएगा, 24 महीने का है तो 2 गुना हो जाएगा, 30 महीने का है तो 2.5 गुना हो जाएगा। अब सब पहले क्या कवर्ड होते हैं? पहली कंडीशन ये है कि फायर पॉलिसी क्लेम पे करेगी तो ही एफएलओपी पॉलिसी क्लेम पे करेगी। इसका मतलब जो फायर पॉलिसी के पैरेलल है वो सब इसमें कवर है। यहां तक कि फायर पॉलिसी को कोई एड ऑन कवर ले रखा है, उससे लॉस होता है तो भी इसमें कवर है। अगर फायर पॉलिसी में क्लेम रिपीटेड हो गया, रिजेक्ट हो गया या एडमिसिबल नहीं हुआ तो एफएलओपी पॉलिसी भी पे नहीं करेगी। अब आपको पता है कि फायर की पॉलिसी में 14 पैरेलल होते हैं। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेलल पॉलिसी में 12 होते हैं। तो ये 14 के 14 पैरेलल कवर्ड हैं। अगर 50 करोड़ से ज़्यादा की स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेलल पॉलिसी है या AIR है तो उसमें 12 पैरेलल होंगे। प्लस इनमें से कोई भी एड ऑन कवर भी हो सकता है पॉलिसी के साथ। पैरेलल 14 है, एड ऑन कवर 15 है स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरेलल पॉलिसी, जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। नई पॉलिसी में एड ऑन कवर कम है। तो आपको ये पॉलिसी अगर किसी को सेल करनी है तो अंडरराइटर आपसे कहेगा कि आप हमें कुछ स्पेशल डिटेल दीजिए, जैसे कि क्या उसके पास फायर पॉलिसी है, उसकी डिटेल दीजिए, क्या उनके यहाँ अकाउंटिंग का सिस्टम है, उनके स्टैंडिंग चार्जेस में क्या आते हैं, इंडेमनिटी पीरियड कितना सेलेक्ट किया है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है पिछला, टर्नओवर टोटल कितना है, क्या वो यूनिट कंटिन्यू चल रही है और प्रॉफिट में चल रही है, और उनको एड ऑन कवर कौन सा चाहिए। ये सारी डिटेल चाहिए तभी प्रीमियम कैलकुलेट होगा। अब एफएलओपी पॉलिसी में भी कंपलसरी एक्सेस होता है, लेकिन ये कंपलसरी एक्सेस डिफरेंट है।
इसमें क्या है कि फर्स्ट 7 डेज का लॉस पेबल नहीं होता, बाकी जितने दिन का भी लॉस है वो पेबल, वो सब पे हो जाता है। तो ये जो 7 डेज है मिनिमम टाइम, ये टाइम के हिसाब से कंपल्सरी एक्सेस लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम एक्सेस। तो जितने भी क्लेम आएंगे, जो भी क्लेम आएगा उस पर ये 7 डेज का लॉस स्टार्ट करके फिर पे किया जाएगा। कुछ पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स भी हैं, जैसे कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उसकी वजह से लॉस हो गया, बॉयलर में कोई गड़बड़ी हो गई, इलेक्ट्रिकल के इंस्टॉलेशन या कंप्यूटर के डेटा की खराबी की वजह से लॉस हो गया, या फाइलें करप्ट हो गई, या कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया, तो पॉलिसी क्लेम पे नहीं करेंगे। इस एफएलओपी पॉलिसी में 4 एड ऑन कवर भी हैं, यानी फायर पॉलिसी के एड ऑन कवर तो होंगे ही, या एफएलओपी के साथ में 4 हैं। एक्सीडेंटल फेलियर और पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। अगर एड ऑन कवर ले रखा है और गैस की फेलियर से या वाटर की फेलियर से अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो वो पीरियड कवर किया जा सकता है। कस्टमर की प्रेमिसेस में या सप्लायर के प्रेमिसेस में अगर कोई लॉस होता है, उसकी वजह से इंश्योर्ड फर्म को लॉस हो रहा है, वो भी कवर किया जा सकता है। ऑडिटर फी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंटेंट चाहिए, क्योंकि जब भी लॉस होता है तो लॉस को बुक्स से प्रूव करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी टेक्सटाइल मिल है, मैं हर साल टेक्सटाइल मिल से 2 लाख रुपये महीने कमा रहा हूँ, 6 महीने फैक्ट्री बंद रही है तो 12 लाख का लॉस हो गया, क्लेम पे करना। तो आपका कहना सही है, इंश्योरेंस कंपनी उसको चेक करेगी कि 2 लाख कैसे कमा रहे थे, आपका टर्नओवर कितना था, आपके परचेजेस कितनी थी, आपकी सेल्स कितनी थी, आपके टैक्सेस कितने थे, आपके स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे, आपके वेरिएबल चार्जेस कितने थे, उसकी बुक शो कीजिए, फिर उसके बाद पता लगेगा कि आप कितना कमा रहे थे। तो ये सब काम अकाउंटेंट को या मरीन को या सीए को करने पड़ते हैं, उनकी महंगी फीस होती है, तो वो फीस फायर पॉलिसी पे नहीं करती, इसलिए इसमें एड ऑन कवर लिया जा सकता है। ये जो कस्टमर प्रेमिसेस और सप्लायर्स प्रेमिसेस हैं, ये भी एड ऑन कवर है। इसलिए जैसे मान लिया, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, कि मेरी कोई बाइक बनाने की कंपनी है, जैसे बजाज डिस्कवर बनाती है। अब सारे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग मेरे यहाँ होती है, लेकिन हेडलाइट असेंबली मैंने किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और उसकी प्रेमिसेस में वो बना के आता देता है और मेरी बाइक में वो लग जाती है। अब मान लिया महीने की 1000 बाइक बनती हैं, तो 1000 हेडलाइट असेंबली को सप्लाई करेगा। बाई चांस उसकी प्रेमिसेस में आग लग गई और मेरी हेडलाइट असेंबली बनना बंद हो गया, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन भी रुक गई, तो मेरे को लॉस हो जाएगा। इसलिए पहले मैं उसको एड ऑन कवर से सेव करा लेता हूँ। अगर फायर पॉलिसी एफएलओपी पॉलिसी 1 ईयर के लिए होगी, शॉर्ट टर्म के लिए भी दी जा सकती है। उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब मान लिया फायर पॉलिसी ऑलरेडी 3 महीने 4 महीने चल चुकी है और बीच में आप एफएलओपी दे रहे हो, तो कोशिश ये कीजिए कि दोनों का पॉलिसी पीरियड सेम रहे, कोइंसाइड रहे। उसका बेनिफिट ये होगा कि मान लिया पहले फायर पॉलिसी एक्सपायर हो गई और कोई लॉस हो गया, तो फायर पॉलिसी में क्लेम पेबल नहीं है, तो एफएलओपी भी नहीं देगी। और बाई चांस फायर पॉलिसी तो है, एफएलओपी का पीरियड एक्सपायर हो गया, तो एफएलओपी का क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों पॉलिसी साथ साथ चलेंगी तो ठीक रहेगा। एफएलओपी पॉलिसी केवल और केवल लॉस ऑफ प्रॉफिट पे करेगी 7 दिन का काट करके। जिसके लिए हम फायर पॉलिसी नहीं दे सकते, उसके लिए हम एफएलओपी पॉलिसी भी नहीं दे सकते। जैसे फायर की कोई डिक्लाइन लिस्ट है, मोबाइल शॉप का फायर पॉलिसी नहीं देते हो, क्रैकर शॉप को नहीं देते हो, प्लास्टिक और मैन्युफैक्चरिंग नहीं देते हो, स्टैंड अलोन वेयर हाउसेस को नहीं देते हो, शॉप डीलिंग इन हजार्डस गुड्स को नहीं देते हो, उसका मतलब वहाँ एफएलओपी पॉलिसी भी नहीं दे सकते आप।
नॉर्मली एफएलओपी का लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट से कंफर्म किया जाता है। प्रीमियम रेट लगाना बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारे किसी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख है, ऑक्यूपेंसी उसकी इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, अर्थक्वेक फायर पॉलिसी में शामिल है, 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं वो, हमारे लिए प्रीमियम रेट है 1.08, तो 20 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस जीएसटी लगा दीजिए, 2160 रुपये प्रीमियम आया, प्लस जीएसटी हो जाएगा। क्लेम भी बड़ा सिंपल है, क्लेम कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। मान लिया किसी फर्म का 30 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आपने इंश्योर किया, 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है, पॉलिसी में सारे फायर पॉलिसी के पेरिल का बर्ड है, फ्लड से लॉस हो गया मान लिया, और फर्म 8 वीक के लिए बंद हो गई। अब 30 लाख का सम इंश्योर्ड है, 8 वीक के लिए बंद हो गई, 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है, 8 वीक का मतलब कितना हुआ, 2 महीने के लिए, तो इंडेमनिटी पीरियड 3 महीने का है, इंटरेस्ट पीरियड 8 वीक का है, तो लॉस 8 वीक का ही मिलेगा जो लोअर होगा। लेकिन 8 वीक का भी जो लॉस मिलेगा उसमें से भी 1 वीक का यानी 7 डेज का कट जाएगा, 7 वीक का मिलेगा। कैसे देंगे? 30 लाख को वीक से डिवाइड कर दीजिए, साल में 52 वीक होते हैं, पर वीक 57,962.3 आया, मल्टीप्लाइड विद 7, 4,03,846 क्लेम पेबल। बड़ा सिंपल है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन एफएलओपी पॉलिसी आप देंगे तभी जब फायर पॉलिसी की कंटिन्यू चल रही होगी। यह है एफएलओपी पॉलिसी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, ये तो मैं टेस्ट पेपर आपको भेजता हूँ।